Welcome to this new lecture, genetics lecture series. In this video, we will discuss the concepts of linkage. लिंकेज क्या होता है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट्स में लिंकेज को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लिंकेज फिनोमेना क्या है, कैसे लिंकेज को अंडरस्टैंड किया जा सकता है, ये सब हम इसमें समझेंगे। मोड ऑफ इनहेरिटेंस के कुछ और चीज़ें हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कुछ एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर को जैसे कलर ब्लाइंडनेस से हीमोफीलिया को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। मैं हूँ स्वाति एंड हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आइए शुरू करते हैं। हम यहाँ पर लिंकेज के फिनोमिना को सबसे पहले समझते हैं। तो लिंकेज जो था, सबसे पहले बैटसन एंड पुनेट ने सबसे पहले इस फिनोमिना को ऑब्जर्व किया था, लेकिन डिटेल जो इसकी स्टडी थी और डिस्कवरी थी वो मॉर्गन द्वारा की गई थी। लिंकेज एक्चुअली में होता क्या है, तो लिंकेज में हमने ये देखा, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में भी हमने देखा कि जो हमारे फैक्टर्स हैं, जिन फैक्टर्स की मेंडल बात कर रहे थे, वो फैक्टर्स क्या हैं, क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं। ये डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसे प्रूव किया। अब लिंकेज ये कहता है कि जो जीन्स सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, जो लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट है, वो क्या होते हैं, एक ही ग्रुप में एक साथ क्या होते हैं, इनहेरिट होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। जो जीन एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है और बहुत क्लोज प्रेजेंट है, वो एक ही लिंकेज ग्रुप में एक साथ यहाँ पर इनहेरिट होंगे। तो यहाँ पे जो इनहेरिटेंस हो रहा है और ये जो जीन एक साथ इनहेरिट हो रहे हैं, इन्हें क्या कहा जाएगा, लिंक्ड जीन कहा जाएगा। जो एक साथ ग्रुप में इनहेरिट हो रहे हैं, इन्हें क्या कहा जाएगा, लिंक्ड जीन कहा जाएगा। और ये एक साथ इनहेरिट हो रहे हैं क्योंकि एक क्रोमोसोम पूरा एक साथ इनहेरिट होता है, तो इसमें जो प्रेजेंट जीन है वो भी एक साथ इनहेरिट होंगे। तो लिंकेज यही कॉन्सेप्ट है कि जब ग्रुप ऑफ जीन्स एक साथ इनहेरिट हो रहे हैं तो उसे ही लिंकेज का फिनोमेना कहा जाता है। जो जीन अगर एक साथ इनहेरिट हो रहे हैं, लिंक्ड जीन, तो फिर वो अलग अलग सेपरेट होने का उनमें कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट सेपरेशन की बात करता है। चूंकि लिंक्ड जीन अगर एक ही साथ जा रहे हैं तो उनमें कोई इंडिपेंडेंट सेपरेशन जैसा फिनोमिना नहीं देखा जाएगा। फिर जो लिंकेज है, वो लिंकेज मेंडल के जो इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट का जो मेंडल ने प्रिंसिपल दिया था, वो उसका एक एक्सेप्शन हो जाता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट कहता है कि जो हमारे फैक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंटली नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होते हैं। लेकिन जो लिंकेज वाला कॉन्सेप्ट है वो इसके लिंकेज के कॉन्सेप्ट में बिल्कुल यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें हैं। लिंकेज कहता है कि जो सेम क्रोमोसोम पर जीन होंगे वो लिंक्ड ग्रुप एक के साथ इनहेरिट होगा। तो ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो लिंकेज जो है वो इसका एक एक्सेप्शन हो जाता है। अब हमें अगर किसी स्पीशीज़ में लिंकेज ग्रुप को फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो कोई ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर जितने हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, वही हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम उनका लिंकेज ग्रुप कहलाएगा। तो हमें अगर लिंकेज ग्रुप फाइंड आउट करने को बोला जाए या लिंकेज ग्रुप को हमें कैलकुलेट करने को बोला जाए, तो हम उस ऑर्गेनिजम्स के अगर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमें पता है तो हम सेम वही लिंकेज ग्रुप बता देंगे। तो अगर ह्यूमन के केस में फॉर एग्जांपल हम देखें, तो ह्यूमन के केस में क्या होता है, ह्यूमन के केस में यहाँ पर ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम करके 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। जैसे मेल के केस में बात करें तो 22 पेयर ऑटोसोम एंड 1 सेक्स क्रोमोसोम XY। तो यहाँ पर 24 लिंकेज ग्रुप मेल के प्रेजेंस मेल केस में होंगे, क्योंकि 22 तो कंप्लीट हमारे लिंकेज ग्रुप हो जाएंगे और X एंड Y इन्हें भी सेपरेट लिंकेज ग्रुप कंसिडर किया जाएगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 24 लिंकेज ग्रुप हो जाएंगे। फीमेल के केस में 22 लिंकेज ग्रुप एंड जो XX क्रोमोसोम है उन्हें 1 लिंकेज ग्रुप कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि दोनों ही X क्रोमोसोम है सेम, तो उन्हें एक ही पेयर का एक लिंकेज ग्रुप कंसीडर किया जाएगा। तो फीमेल के केस में कितने 23 लिंकेज ग्रुप हो जाएंगे। तो ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि ह्यूमन के केस में मेल और फीमेल में कितने लिंकेज ग्रुप होते हैं। तो मेल के केस में 24 लिंकेज ग्रुप एंड फीमेल के केस में 23 लिंकेज ग्रुप। और भी ऑर्गेनिजम्स में यहाँ पर लिंकेज ग्रुप हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ड्रोसोफिला के अंदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है 4 है, तो 4 लिंकेज ग्रुप हो जाएंगे। मेस के केस में 10 लिंकेज ग्रुप हो जाएंगे और माउस के केस में 21 लिंकेज ग्रुप हो जाएंगे। अगर ह्यूमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम को देखें तो हैप्लॉइड के केस में 1 लिंकेज ग्रुप एंड डिप्लॉइड के केस में भी 1 लिंकेज ग्रुप। ठीक है, ये यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम देखें कि लिंकेज को जो हमने बोला कि यहाँ पर
लिंक्ड जीन जो होते हैं वो लिंकेज शो करते हैं। तो अब इन लिंक्ड जीन को कैसे ब्रोक किया जा सकता है, कैसे, क्या ये हमेशा से ही एक साथ जाएंगे? तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर का एक फिनोमेना आता है। तो क्रॉसिंग ओवर का फिनोमेना कहता है कि जो क्रोमोसोम है, जब क्रोमोसोम में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, जब होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, और जब यहाँ पर प्रेजेंट इन जीन्स का क्या होता है, यहाँ पर एक्सचेंज होता है। यहाँ पर प्रेजेंट जीन का जब एक्सचेंज होगा इनके बीच में, यहाँ पे जब ये इधर एक्सचेंज होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्रॉसिंग ओवर का जो फिनोमिना है, वो क्रॉसिंग ओवर का फिनोमिना क्या करता है, इस लिंकेज ग्रुप को तोड़ देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, ये इधर आ जाएंगे, ये इधर आ जाएंगे, जो कि क्रॉसिंग ओवर का फिनोमिना है। और क्रॉसिंग ओवर का फिनोमिना कहाँ पे, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम में देखा जाता है, जो कि क्या करता है, जो लिंक्ड जीन है उनके उनको क्या कर देता है, सेपरेट आउट कर देता है। ठीक है, अब पहले ये लिंक्ड जीन एक साथ इनहेरिट हो रहे थे, लेकिन अब ये एक साथ इनहेरिट नहीं होंगे क्रॉसिंग ओवर की वजह से। तो यहाँ पे जब क्रॉसिंग ओवर का फिनोमिना होता है मियोसिस में, तो इसकी वजह से क्या होता है, नए कॉम्बिनेशन जनरेट होते हैं, और नए कॉम्बिनेशन बनने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर कैरेक्टर में डिफरेंस देखने को मिलते हैं, जो कि वेरिएशंस क्रिएट करते हैं। और जब वेरिएशन होंगे तो यहाँ पर हम फिनोटाइप में भी हमें दिखने को मिलेगा, राइट। तो यही पूरा फिनोमिना यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम में यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर का फिनोमिना होता है, कैसे जीन एक्सचेंज हो जाते हैं क्रोमोसोम में और नए वेरिएशंस यहाँ पे होते हैं। अब कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर दोनों को इफेक्ट करते हैं। लिंकेज पर भी इफेक्ट आता है, क्रॉसिंग ओवर पर भी इफेक्ट आता है। जैसे जीन्स के बीच की जो जीन्स के बीच की जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी, ठीक है, ये इनके बीच का डिस्टेंस कम है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो इनके बीच के क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा है। तो जहाँ जीन्स के बीच में जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी, वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर उतना ही ज़्यादा होगा। क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगा लेकिन उनके बीच में लिंकेज कम होगा, ठीक है। जीन के बीच जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी, वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर के चांस उतने ही ज़्यादा होंगे, लिंकेज उतना ही कम हो जाएगा। हेट्रोक्रोमेटाइजेशन क्या होता है? हेट्रोक्रोमेटाइजेशन मतलब जो हमारा डीएनए होता है वो हाईली कंडेंस फॉर्म में क्या होता है, क्रोमोसोम को बनाता है। जब डीएनए बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाता है तो यहाँ पे क्रोमोसोम बनते हैं। अब जब क्रोमोसोम बने तो जिसका कंडेंसेशन का प्रोसेस है वही हेट्रोक्रोमेटाइजेशन कहलाता है। और जब जितना ज़्यादा डीएनए कंडेंस फॉर्म में होगा उतना ही क्रॉसिंग ओवर कम होगा, ठीक है, लिंकेज उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि जब जीन क्या होंगे, यहाँ पे खुले खुले फॉर्म में होंगे और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंडेंस हो जाएंगे, तो यहाँ पे लिंकेज के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए एज, एज के बढ़ने के साथ साथ लिंकेज बढ़ता जाता है, क्रॉसिंग ओवर कम होता जाता है। टेम्परेचर जब बढ़ता है तो लिंकेज कम होता है, क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा हो जाता है, राइट। रेडिएशन का भी इफेक्ट यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर में देखा गया है। क्रॉसिंग ओवर को बढ़ाता है रेडिएशन और लिंकेज को कम करता है। मतलब रेडिएशन क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेस क्रिएट करने की कोशिश करेगा। मेल एंड फीमेल में भी अलग अलग क्रॉसिंग ओवर के इफेक्ट देखे जाते हैं। मेल के केस में क्रॉसिंग ओवर कम होगा, यहाँ पे लिंकेज नेग्लिजिबल देखने को मिलता है। फीमेल के केस में क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा वेरिएशंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज मैपिंग। लिंकेज मैपिंग क्या होता है? लिंकेज मैपिंग का जो फिनोमिना है वो स्टर्टबॉन्ड एंड मॉर्गन ने सबसे पहले डिफाइन किया था। लिंकेज मैपिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बोलता है कि जो परसेंटेज जीन्स के बीच में जो परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन होगा वो जीन्स के बीच की डिस्टेंस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जैसे जैसे जीन्स की डिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना ही रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर ये इनडायरेक्ट मैपिंग मेथड है जो कि टेस्ट क्रॉस पर बेस्ड होती है। अब लिंकेज मैप क्या होता है? जब जीन लीनियर फैशन में अरेंज होते हैं और जो किसी न किसी बीच में सम डिस्टेंस से सेपरेट आउट होते हैं, तो उसे ही लिंकेज मैप किया जाता है। मतलब जैसे हम एक सिटी की बात करें, ठीक है, एक सिटी में हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिफरेंट लोकेशंस का मैपिंग करते हैं, जैसे गूगल मैप। तो गूगल मैप क्या करता है, हमें डिफरेंट जो लोकेशन है उसका प्रॉपर हमें लोकेशन बताता है, ठीक है, कि यहाँ पर हाउस कौन सा है, यहाँ पर हाउस कौन सा है, ठीक है। वैसे ही हमें जीन का जब मैपिंग किया जाता है तो हमें ये पता करेंगे कि जीन कौन सा जीन किसके बाद प्रेजेंट है, उनका क्या मैपिंग है। तो यहाँ पर 1% रिकॉम्बिनेशन जो है वो 1 मैप यूनिट डिस्टेंस के बराबर होता है। मैक्सिमम 15% रिकॉम्बिनेशन होगा, उससे ज़्यादा नहीं हुआ। 1% रिकॉम्बिनेशन है वो 1 मैप यूनिट डिस्टेंस के बराबर है, जो कि 1 सेंटीमीटर मॉर्गन होता है। अब जो 1% रिकॉम्बिनेशन हो रहा है इनके बीच में, जब क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, जो 1% रिकॉम्बिनेशन है उसे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है और क्रॉस ओवर वैल्यू भी कहा जाता है। वो होता है, हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग जो भी हमें मिलेंगे,
क्रॉस के दौरान, उसको जब टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग से डिवाइड करके जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 4 जीन का परसेंट रिकॉम्बिनेशन कैलकुलेट किया हुआ है। ये कैसे कैलकुलेट किया होगा, जो उन्हें क्रॉस के दौरान रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग मिला और उन्होंने जब टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया, तब जाके उन्हें ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज मिली। अब जब यहाँ पे परसेंट रिकॉम्बिनेशन मिल जाएगा तो हम मैप इसका कैसे बनाएंगे, तो मैप फाइंड आउट करने के लिए हम जो मैक्सिमम परसेंट होगा, पहले तो हम उन दो जीन्स को बना लेंगे जिनका मैप डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे ए एंड बी का जो मैप डिस्टेंस है वो सबसे परसेंट रिकॉम्बिनेशन है वो सबसे ज़्यादा है, तो हम पहले ही से बना लेंगे ए एंड बी का 20 सेंटीमॉर्गन, क्योंकि ये परसेंट रिकॉम्बिनेशन हमारे 1 सेंटीमॉर्गन के बराबर है। फिर यहाँ पे हम देख लेंगे कि 20 सेंटीमॉर्गन है, ऐसे कोई रिकॉम्बिनेशन जो इन सम करने पर इनके बराबर आ रहे हो। तो यहाँ पे देखिए 14 एंड 6 ये दोनों 20 हो रहे हैं, मतलब ये सी जो है वो कहीं ना कहीं ए और बी के बीच में आएगा, तब जाके 14 सेंटीमॉर्गन एंड 6 सेंटीमॉर्गन जो है वो 20 सेंटीमॉर्गन के बराबर होगा। फिर जो डी है ए ओ डी, वो ए ओ डी लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड कहीं भी आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी दोनों साइड है, क्योंकि हम दोनों ही साइड रख सकते हैं। ठीक है, तो इससे जो हमारा मैप निकल के आएगा इन चारों जीन का कि ये कैसे सीक्वेंस में अरेंज है, तो यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटीज़ हैं। दो प्रोबेबिलिटीज़ है कि डी ए सी बी भी हो सकता है और ए डी सी बी भी हो सकता है, और सी और डी का जो रिकॉम्बिनेशन है वो 2% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है। सो यहाँ पर हम लिंकेज मैप के कॉन्सेप्ट को समझे, ऐसे ही हम मैप यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, जिससे हमें एक रफली आइडिया हो जाता है कि जिन किस सीक्वेंस में अरेंज है उनका क्रोमोसोम पर क्या मैप है। फिर यहाँ पे मोड ऑफ इनहेरिटेंस को अगर देखें तो मोड ऑफ इनहेरिटेंस यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं, क्रिस क्रॉस एंड नॉन क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस में जब पेरेंट्स से जब कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है तो वो अपोजिट सेक्स में जाता है, ऑफस्प्रिंग के अपोजिट सेक्स में जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम देखें कि 2 टाइप इसके डायगाइनिक एंड डायेंड्रिक। ठीक है, डायजेनिक या इसे डायगाइनिक भी कहते हैं एंड डायेंड्रिक। डायगाइनिक के केस में जब मेल से मेल में कैरेक्टर जा रहा है लेकिन वो थ्रू फीमेल जा रहा है तो वो डायजेनिक हो जाएगा। एंड डायेंड्रिक, फीमेल से फीमेल में जा रहा है लेकिन थ्रू मेल जा रहा है, ठीक है, तो वो डायेंड्रिक हो जाएगा। क्रिस क्रॉस मतलब विथ अपोजिट सेक्स के जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर फीमेल फीमेल। नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में एक्स एंड वाई क्रोमोसोम यहाँ पर दोनों ही शो करते हैं। कैरेक्टर का ट्रांसफर जब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में सेम सेक्स के थ्रू जाता है तो यहाँ पर नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है। 2 टाइप का यहाँ पे देखने को मिलता है, होलोगाइनिक एंड होलोएंड्रिक। जब यहाँ से फीमेल में ट्रांसफर होगा फिर फीमेल टू फीमेल ही जाएगा, जो कि एक्स क्रोमोसोम में होता है। होलेंड्रिक के केस में मेल टू मेल जाएगा, जो कि वाई क्रोमोसोम में होता है। हमें पता है वाई क्रोमोसोम जो है वो सन से फादर से, यहाँ पे फादर से सन में जाएगा, फिर नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, ऐसे करके यहाँ पे वाई इनहेरिट होता है। जो एक्स एंड वाई क्रोमोसोम है, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम में वो लार्ज होता है, ठीक है, और वाई क्रोमोसोम जो होता है यहाँ पे स्मॉल होता है। तो ये दोनों भी, इनको भी पेयरिंग करनी पड़ती है इनके सेपरेशन के लिए। ठीक है, इसे हम थोड़ा आगे देखते हैं। नेक्स्ट होता है सेक्स लिंकेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो लिंकेज में ही जब ऑटोसोम यहाँ पर जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में ऑटोसोम एंड ऑटोसोम, क्रोमोसोम एंड सेक्स। तो जब हमने ऑटोसोम की बात करें तो ऑटोसोमल लिंकेज हो जाएगा, और जब हम सेक्स क्रोमोसोम की बात करें तो यहाँ पर सेक्स लिंकेज हो जाएगा। तो हम स्पेसिफिकली एक्स एक्स एंड एक्स वाई की जब लिंकेज की बात करते हैं तो वो इस केस में आएगा। ये मॉर्गन ने सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था। इसको सबसे पहले ड्रोसोफिला के जो आई कलर है, तो सेक्स लिंकेज को समझाने के लिए मॉर्गन ने यहाँ पर आई कलर और ड्रोसोफिला को स्टडी किया, और उन्होंने फाइंड आउट किया, देखा कि जो जीन है आई कलर के ड्रोसोफिला में, उसके जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। यहाँ पर जो ड्रोसोफिला के फीमेल जीनोटाइप पॉसिबल होंगे, वो जब डोमिनेंट फॉर्म में दोनों होंगे तो होमोजाइगस डोमिनेंट रेड आई फीमेल बनेगा। जब हेटेरोजाइगस केस में डोमिनेंट केस में हेटेरोजाइगस डोमिनेंट रेड आई फीमेल बनेगा, एंड होमोजाइगस रिसेसिव केस में व्हाइट आई फीमेल बनेगा। तो उन्होंने यहाँ पर 3 क्रॉस परफॉर्म किए, और तीनों क्रॉस के उन्हें रिजल्ट थोड़े डिफरेंट मिले। तब उन्होंने इन रिजल्ट्स का जो है कंक्लूजन निकाला कि जो जीन है आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला के वो एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है।
तो जो रेड आई, उन्होंने जब रेड आई फीमेल होमोजाइगस डोमिनेंट का क्रॉस व्हाइट आई मेल हेटरोजाइगस के साथ करवाया, तो उन्होंने F1 में उन्हें सारे ही रेड फिनोटाइप देखने को मिले। फिर उन्होंने जब F2 के लिए क्रॉस करवाया हेटरोजाइगस फीमेल का डोमिनेंट मेल के साथ, तो यहाँ पर उन्हें रेड एंड व्हाइट का जो F2 रेशो है वो 3:1 देखने को मिला। जब उन्होंने सेकेंड क्रॉस परफॉर्म किया हेटरोजाइगस रेड आई फीमेल के साथ, उन्होंने जब व्हाइट आई मेल का क्रॉस करवाया, तो उन्हें F1 में रेड इज टू व्हाइट का जो रेशियो है वो 50% देखने को मिला, मतलब 1:1। जब फिर उन्होंने F2 के लिए क्रॉस करवाया हेटरोजाइगस फीमेल का मेल के साथ, तो उन्हें 50% रेड मेल एंड फीमेल देखने को मिले एंड 50% व्हाइट मेल एंड फीमेल देखने को मिले। तो यहाँ पर रेड मेल उन्हें 50% एंड व्हाइट फीमेल व्हाइट मेल यहाँ पर 50% देखने को मिले, जो कि रेशियो 1:1 उन्हें 50-50% रेड एंड व्हाइट देखने को मिला। जब उन्होंने थर्ड क्रॉस परफॉर्म किया जो कि रेसिप्रोकल क्रॉस था, उन्होंने क्या किया, यहाँ पर इनके एक्सचेंज कर दिए। जब उन्होंने व्हाइट आई जो फीमेल थी, अब उन्हें क्या ले लिया, रेसेसिव ले लिया। रेड आई मेल जो है उन्होंने हेटरोजाइगस फॉर्म में लिया, तो उन्हें F1 में रेड इज टू व्हाइट का जो रेशियो है वो 1:1 देखने को मिला। फिर उन्होंने जब F2 के लिए हेटरोजाइगस फीमेल का क्रॉस रेड आई फीमेल का जो हेटरोजाइगस मेल है रेसेसिव फॉर्म में, उनके साथ व्हाइट आई मेल का जो क्रॉस करवाया F2 में, तो उन्हें रिजल्ट यहाँ पर डिफरेंट देखने को मिले। तो उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला है कि जो रिजल्ट का डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है वो हेमिजाइगस कंडीशन की वजह से आ रहा है। और जो मेल है, मेल के केस में डोमिनेंट जब होगा एक्स फॉर्म में तो वो रेड आई फेनोटाइप दे रहा है मेल में, एंड जब रिसेसिव फॉर्म में है तो वो व्हाइट आई दे रहा है, जो कि 50-50% रिजल्ट दे रहा है। तो यहाँ पर पूरा उन्होंने कंक्लूजन निकाला है कि जो ड्रोसोफिला का आई कलर है उसके जो क्रोमोसोम है वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, क्योंकि जब उन्होंने डिफरेंट क्रॉस करके देखे तो उन्हें रिजल्ट यहाँ पर डिफरेंट देखने को मिल रहे हैं। अगर ऑटोसोम होता तो ऑटोसोम में इतना रिजल्ट में वेरिएशन नहीं देखने को मिलता, जो रेशियो है वो नियरली सिमिलर ही देखने को मिलता। तो ये कंक्लूजन इन्होंने यहाँ से फाइंड आउट करे। अब ह्यूमन के केस में अगर सेक्स लिंकेज कॉन्सेप्ट को देखें तो यहाँ पर 3 फॉर्म हमें देखने को मिलेंगे, एक्स लिंकेज, वाई लिंकेज एंड एक्स वाई लिंकेज। हमें पता है कि जो ह्यूमन के केस में जो सेक्स क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो एक्स एंड वाई है, जो कि मेल जेंडर को, हमारे मेल एंड फीमेल को डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर एक्स एंड वाई के अंदर जो क्रोमोसोम है उनमें होमोलोगस रीजन होता है, जो कि उनके पेयरिंग या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि गेमेंट में दोनों को इक्वली सेग्रीगेट सेपरेट होना पड़ेगा। और जो कुछ पार्ट इसमें नॉन होमोलोगस रीजन भी होता है। तो इन दोनों रीजन के बेसिस पर यहाँ पर 3 टाइप के लिंकेज देखने को मिलते हैं। जब नॉन होमोलोगस रीजन में एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन में अगर लिंकेज देखने को मिलता है तो वो एक्स लिंकेज हो जाएगा। वाई क्रोमोसोम के अगर नॉन होमोलोगस रीजन में अगर लिंकेज देखने को मिलता है तो वो वाई लिंकेज हो जाएगा। और जब होमोलोगस रीजन एक्स और वाई के दोनों के जो होमोलोगस रीजन है उसमें अगर हम लिंकेज को स्टडी कर रहे हैं तो वो एक्स वाई लिंकेज हो जाएगा, राइट। अब एक्स लिंक्ड रिसेसिव अगर डिसऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर 3 एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, नाइट ब्लाइंडनेस एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजन डेफिशिएंसी। ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है और ये डिसऑर्डर हमें देखने को मिलते हैं जो कि जेनेटिकल डिसऑर्डर है। एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर की बात करते हैं, स्यूडो रिकेट्स, डिफेक्टिव इनेमल ऑफ टीथ एंड हाइपरट्राइक्रोसिस। जब एयर पिन्ना पर हेयर आ जाते हैं तो वो भी एक एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर का एग्जाम्पल है। एक्स वाई लिंकेज की अगर बात करें तो यहाँ पर जीरोडर्मा पिगमेंटोसम जो कि टाइप का कैंसर है, वो इस लिंकेज के शो मतलब एक्स वाई लिंकेज को शो करता है, जो कि इसका एग्जाम्पल है। फर्दर हम देखें जो कलर ब्लाइंडनेस है, तो अब एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर को, अगर दोनों एग्जाम्पल को हम कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। कलर ब्लाइंडनेस एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव जेनेटिकल डिसऑर्डर। इसे डाइक्रोमेटिज्म एंड डेल्टोनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। एक पर्सन कब कलर ब्लाइंडनेस कहलाएगा, जब वो फंडामेंटल कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा हो। ठीक है, फंडामेंटल कलर जो है, हमारे फंडामेंटल कलर है रेड, ब्लू एंड ग्रीन। दिस आर दी 3 फंडामेंटल कलर। अगर हम इन्हें डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे तो हमारे अंदर इन स्पेसिफिक टाइप की यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी। अगर रेड कलर को हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे तो यहाँ पे रेड कलर ब्लाइंडनेस, जिसे प्रोटोनेफिया भी कहा जाता है। अगर ग्रीन कलर को अगर हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर ड्यूटेरोनोफिया एंड ट्राइनोफिया, जिसमें हम ब्लू कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ 3 फंडामेंटल कलर यहाँ पे 3 टाइप के कलर ब्लाइंडनेस होती है। फीमेल के केस में जब डोमिनेंट एलील होते हैं तो नॉर्मल फीमेल बनती है, मतलब यहाँ पर कोई भी कलर ब्लाइंडनेस नहीं होती।
अगर यहाँ पे एक डोमिनेंट अलील है और एक रिसेसिव अलील है कलर ब्लाइंडनेस के लिए, तो यहाँ पर फीमेल तो नॉर्मल बनेगी लेकिन वो कैरियर होगी, ठीक है, वो एक कलर ब्लाइंड एलील को क्या कर रही है, कैरी कर रही है। और जब दोनों ही होमोजाइगस फॉर्म में अगर रिसेसिव अलील है तो वो कलर ब्लाइंडनेस फीमेल को बनाएंगे जो कि डिजीज होगी। तो यहाँ पर फीमेल के केस में कलर ब्लाइंड होने के लिए यहाँ पर दोनों रिसेसिव अलील का होना जरूरी है। अगर एक अलील रिसेसिव है तो यहाँ पर नॉर्मल होगी लेकिन वो कैरियर होगी। मेल के केस में डोमिनेंट अगर एक्स अलील है तो यहाँ पर नॉर्मल मेल बनेगा, और अगर एक भी यहाँ पर रेसेसिव अलील है तो वो कलर ब्लाइंड मेल को बनाएगा। फीमेल के केस में दो अलील का होना जरूरी है डिसऑर्डर होने के लिए, ठीक है, लेकिन मेल के केस में अगर सिंगल अलील भी होगा रिसेसिव में तो वो डिसऑर्डर कॉज करेगा, जो कि हमने अभी यहाँ पर देखा, राइट। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया भी एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है जो कि जॉन ऑटो ने सबसे पहले इसे फाइंड आउट किया। इसे ब्लीडर डिजीज या फिर ब्लीडर्स डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हीमोफीलिया में क्या होता है कि जो हमारे ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं उसके कुछ फैक्टर्स के एब्सेंस की वजह से हीमोफीलिया डिसऑर्डर होता है। यहाँ पर ह्यूमन में क्या होता है, नॉर्मल ब्लड क्लोटिंग जो टाइम होता है वो 1 या 2 मिनट से लेकर 5 से 7 मिनट में हमारा ब्लड क्या हो जाता है, जब भी हमें कहीं चोट लगती है, तो वो क्या हो जाता है, 1 या 2 मिनट से 5 से 7 मिनट में ब्लड क्या हो जाता है, क्लोट हो जाता है, वो यहाँ पे जो हमारे घाव बनते हैं वो भर जाते हैं। लेकिन अगर इसमें डिले हो रहा है, बहुत टाइम लग रहा है कि आपके घाव नहीं भर रहे हैं, ब्लड कंटिन्यू बॉडी से बाहर निकलता जा रहा है, यहाँ पे 1 या 2 घंटे से 24 घंटे तक अगर डिले हो जा रहा है तो यहाँ पे क्या हुआ, हीमोफीलिया डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर का एग्जांपल है जिसे हमने पहले डिस्कस किया। यहाँ पर 3 टाइप्स के हीमोफीलिया देखने को मिलेंगे, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी एंड हीमोफीलिया सी। हीमोफीलिया जो ए है वो बहुत ही कॉमन है, रॉयल्स डिजीज, सबसे पहले इसे एक रॉयल फैमिली में डिस्कवर किया गया था इस जेनेटिकल डिसऑर्डर को, इसलिए इसे रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। यहाँ पर फैक्टर जो 8 है, फैक्टर 8 के एब्सेंस की वजह से यहाँ पर हीमोफीलिया ए होता है, जिसे एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन फैक्टर भी कहा जाता है। यहाँ पर एब्सोल्यूट लिथैलिटी देखने को मिलती है, क्योंकि ये फैक्टर जो है वो ब्लड क्लोटिंग जो पूरी सीक्वेंस प्रोसेस होती है उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसकी वजह से यहाँ पे अगर ये फैक्टर एब्सेंस है तो यहाँ पे बहुत ही अर्ली लाइफ में डेथ हो जाती है। हीमोफीलिया बी जो है वो क्रिसमस डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर फैक्टर 9 की जो एब्सेंस है उसके कारण हीमोफीलिया जो बी है वो डिसऑर्डर होता है, जिसे प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन के नाम से भी जाना जाता है, शॉर्ट में इसे पीटीएच भी बोला जाता है। ये हीमोफीलिया भी एक रेयर टाइप का डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया सी बहुत ही रेयर देखने को मिलता है, जो कि एक ऑटोसोमल रिसेसिव का एग्जांपल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम एक्स लिंक्ड रिसेसिव की बात कर रहे हैं, लेकिन हीमोफीलिया जो से उसका जो जीन है, इस क्लोटिंग फैक्टर का जो जीन है, वो जीन कहाँ प्रेजेंट है, ऑटोसोम पर प्रेजेंट है, राइट। तो इसे यहाँ इस कैटेगरी में क्यों रखा गया है, इसे इस कैटेगरी में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये रिलेटेड है ब्लड क्लोटिंग डिले की वजह से, इसे हीमोफीलिया कैटेगराइज डिसऑर्डर में रखा गया है। यहाँ पर फैक्टर 11 जो है वो एब्सेंट है, जो कि पीटीएच एंटीसीडेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस केस में अगर हम देखें तो फीमेल के क्या क्या जीनोटाइप्स पॉसिबल होंगे डिसऑर्डर होने के लिए, तो कब होगा और कब नहीं होगा। अगर दोनों ही डोमिनेंट फॉर्म में है तो यहाँ पर नॉर्मल फीमेल बनेगी, कोई भी डिसऑर्डर देखने को नहीं मिलेगा। हेटेरोजाइगस फॉर्म में अगर एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है तो यहाँ पे कैरियर फीमेल होगी, मतलब ये एक डिजीज के जो कैरियर है उसे, मतलब डिजीज का जो अलील है उसे क्या कर रही है, कैरी कर रही है, और नेक्स्ट जनरेशन में चांसेस हो सकते हैं कि वो डिसऑर्डर हो जाए। यहाँ पर होमोजाइगस रिसेसिव केस में यहाँ पे क्या हो जाएगी, बहुत ही अर्ली लाइफ में डेथ हो जाएगी, क्योंकि ये जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है ये हमारे प्रॉपर ब्लड क्लोट होने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इनका एब्सेंस की वजह से हो रहा है तो यहाँ पे फिर क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। मेल के केस में अगर यहाँ पर डोमिनेंट अलील है तो नॉर्मल मेल बनेंगे, लेकिन एक भी रिसेसिव अगर अलील होगा तो यहाँ पे हीमोफिलिक मेल हो जाएगा, राइट। तो हमने इस वीडियो में हमने ह्यूमन जेनेटिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करे, डिसऑर्डर को समझा, और मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्रिस क्रॉस एंड नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को समझा, और इसी तरह हम जेनेटिक्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये टॉपिक्स हैं, वीडियो हैं, लेक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस बने हैं। मैंने भी जो एग्ज़ाम्स अभी तक क्वालिफाई किए हैं, एग्ज़ाम्स फाइट किए हैं, उनमें ये क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।